Hello, students. I hope and pray you all are in good health and high spirits. So, students, जैसे पिछले पाठ में आपने सीखा कि स्वर अपने आप ही बोले जाते हैं, उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं चाहिए। जैसे अ, आ, ई, उ आदि जितने भी ये स्वर हैं, ये स्वतः ही बोले जाते हैं। इसके विपरीत आज हम जो पाठ पढ़ रहे हैं व्यंजनों के उच्चारण में आप देखेंगे कि हमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। जैसे क, च, प, ट आदि कोई भी व्यंजन ले लीजिए। कोई भी, जैसे हम क को बोल कर देखते हैं। क बोलते समय क तो थोड़ा सा सुनाई दिया, पर अ का स्वर ज़्यादा सुनाई दिया। क। इसके विपरीत अ को बोलकर देखते हैं। जितनी देर लंबा चाहे बोल लें हम, पर अ ही सुनाई दे रहा है। ऐसी ई कितनी देर भी हम बोल लें, पर हमें अंत तक ई का ही स्वर सुनाई दे रहा है। पर व्यंजनों में ऐसा नहीं है। क अ की आवाज़ सुनाई दे रही है। च थोड़ा सा सुना, अ की आवाज़ सुनाई दे रही है। ट थोड़ा सा सुना, उसके पीछे अ ज़रा सुनाई दे रहा है। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि व्यंजन स्वरों के बिना बोले ही नहीं जा सकते। इसी प्रकार यदि हम किसी व्यंजन के साथ किसी स्वर की मात्रा लगा दें, जैसे क के साथ हम ई की मात्रा लगा दें, तो की तो ई की आवाज़ सुनाई दे रही है। मात्रा भी तो स्वर की ही है। तो स्वर किसी भी रूप में हो, चाहे वो अपने मूल रूप में हो तो चाहे मात्रा रूप में, स्वर हमेशा व्यंजनों के उच्चारण में सहायता करते हैं। जो व्यंजन है बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते। अब हम बात करते हैं व्यंजनों के भेद की। व्यंजन के 3 भेद हैं: स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श का मतलब होता है छूना, टच करना। तो स्पर्श व्यंजन जो हैं वो क से लेकर म तक संख्या में 25 हैं। इनके उच्चारण में हमारी जो जीभ है मुंह के अंदर कहीं ना कहीं अलग अलग जो भाग हैं वहाँ पे स्पर्श करती है। जैसे सबसे पहले हम क वर्ग की बात करते हैं। क वर्ग क्यों? क्योंकि ये क से शुरू होता है। वर्ग का मतलब होता है कैटेगरी। तो क की कैटेगरी में आने वाले जो 5 वर्ण हैं वो हैं क, ख, ग, घ, ङ। ये पांचों जो वर्ण हैं ये कंठ अर्थात गले से इनका उच्चारण होता है। इन्हें इसलिए कंठे भी कहते हैं। तो इनके उच्चारण में हमारी जो आवाज़ है, जो स्वर निकल रहा है, वो कंठ से होता है, इसलिए हम इनको कवर्ग कहते हैं। उसके पश्चात अगला जो वर्ग है वो है चवर्ग। ये च से शुरू होने के कारण इस वर्ग को चवर्ग कहते हैं। और इनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो तालु को का स्पर्श करती है। जैसे च, छ, ज, झ, ञ, ये पांचों वर्ण जो हैं ये तालु को जीभ छूते हुए इसका उच्चारण होता है। इसके पश्चात आता है तीसरा वर्ग टवर्ग। इस वर्ग में जो हमारी जीभ है वो इन पांचों वर्णों के उच्चारण में तालु का जो सबसे ऊपरी भाग है, ऊंचा वाला भाग, मुंह के अंदर आप देखिए जो कर्व बनती है, जो सबसे टॉपेस्ट प्लेस है उस कर्व का, उसको वो छूता है। हमारी जो जीभ है पीछे को मुड़कर उसका स्पर्श करती है। तो ये पांचों जो वर्ण हैं ट, ठ, ड, ढ, ण, ये पांचों के उच्चारण में जीभ तालु के जो उसको मूर्धन्य सबसे ऊपर वाला जो भाग है उसका स्पर्श करती है। इसलिए एक ही वर्ग टवर्ग में रखे गए हैं। इससे अगला वर्ग है तवर्ग। तो इस वर्ग के पांचों व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो दांतों का स्पर्श करती है, दांतों को छूती है, इसलिए इन्हें दंते भी कहते हैं। त, थ, द, ध, न, इन पांचों वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ दांतों से टकराई। और अंत में 5वां वर्ग है पवर्ग। ये प से शुरू होने के कारण इसको पवर्ग कहते हैं। वर्ग मतलब अगेन कैटेगरी। तो इनके उच्चारण में हमारे जो होंठ हैं वो एक दूसरे को छूते हैं, इसलिए इनको ओष्ठ भी कहते हैं। इस वर्ग को ओष्ठ कहते हैं। तो ये हैं, जैसे आप बोलकर देखिए प, फ, ब, भ, म। तो इन पांचों वर्णों के उच्चारण में हमारे होंठों ने एक दूसरे का स्पर्श किया। यहाँ पे एक और बात ध्यान देने योग्य है कि इन पांचों वर्गों के जो अंतिम वर्ण हैं, पंचम वर्ण, उनको पंचम अक्षर भी कहते हैं, मतलब 5वां अक्षर। और ये जो अक्षर है इसका हम प्रयोग हिंदी में मूल रूप से बहुत कम करते हैं,
जो ण न म इसका तो प्रयोग होता है, पर पहले कवर्ग और चवर्ग के अंतिम वर्ण का हम मूल रूप से प्रयोग बहुत कम करते हैं। इसके वास्तव में जितने सभी वर्गों के जो पंचम वर्ण हैं उनका हम प्रयोग अनुस्वार के रूप में ही आजकल करते हैं। जो हमारी मानक हिंदी है आज की, जो हमने हिंदी अपनाई हुई है, सरल हिंदी का जो रूप है, उसमें हम बिंदी के रूप में इन पंचम अक्षरों का प्रयोग करते हैं। बिंदी का अर्थ है अनुस्वार, ये हमने पिछले पाठ में पढ़ा था। तो जैसे हम इसकी उदाहरण लें, पंकज, मंदिर, बंदर, अंदर, तो इन सभी शब्दों में हम बिंदी आवाज ये जो वाली मुंह बंद करके जो नाक से हमारी आवाज आ रही है वाली साउंड, इसको ही अनुस्वार कहते हैं और इसका ही जो चिन्ह है वो बिंदी है। हम किसी अक्षर के ऊपर बिंदी लगाकर इसका उच्चारण हम शो करते हैं। इसके पश्चात है स्पर्श व्यंजनों के पश्चात आते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन जो हैं ये भी संख्या में 4 हैं, य, र, ल और व। इनको अंतस्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जो जीभ है ना तो पूरी तरह से कहीं पर हमारे मुंह के अंदर स्पर्श करती है किसी भाग को, और ना ही अनछुआ रहती है, मतलब थोड़ा सा ऊपर उठती है। जैसे इन चारों व्यंजनों को य, र, ल, व का उच्चारण करते समय बीच की स्थिति रहती है, ना स्वर पूरी तरह से हैं ये, ना पूर्णतः ये व्यंजन है, इसलिए इन्हें अंतस्थ बोलते हैं। अंत में आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा, ऊष्मा मतलब हीट, एनर्जी। तो इन वर्णों के उच्चारण में हमारी जो श्वास वायु है तेज गति से बाहर निकलती है हमारे मुंह से, और एक सीटी जैसी, विस्लिंग जैसी साउंड होती है, इसलिए इन्हें हम ऊष्म कहते हैं। और ये हैं श, श, स और ह। ये भी संख्या में 4 हैं। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजनों की। संयुक्त का मतलब होता है जो योग से जो बने, जिन्हें हम जॉइंट लेटर्स बोलते हैं, जो 2 वर्णों के जोड़ से या योग से बनते हैं। जैसे ये भी संख्या में 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष जैसे बोलने में ही आपको सुनाई दे रहे हैं, क और श 2 वर्णों का मेल। तो इसकी उदाहरण है कक्षा, क्षमा और आदि। इसके पश्चात त्र, त और र 2 वर्णों के मेल से त्र बना, और इसका उदाहरण है त्रिशूल, त्रिकोण, चित्र आदि। उसके बाद है ज्ञ। ज्ञ का जब हम उच्चारण बोलते हैं तो ज्ञ सुनाई दे रहा है, पर वास्तव में इसका जब हम अलग करके इनको लिखते हैं, इसमें जो 2 वर्ण हैं वो ज और न हैं, ज और न पंचम वर्ण। संस्कृत में तो इसका उच्चारण अपने मूल रूप में ही होता है, जैसे ज्ञान को वो ज्ञान ही बोलते हैं, पर हिंदी में आजकल हम ज्ञ से ही इसका उच्चारण करते हैं। तो उच्चारण करते समय हम ज्ञान ही बोलेंगे, पर यदि कोई पूछे कि ज्ञ में कौन कौन से 2 वर्ण हैं, तब हमें ज और न्य ही लिखना पड़ेगा। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके अंत में आता है श्र। श्र, श और र इन 2 वर्णों के मेल से बना, तो जैसे श्रम, श्रमिक, परिश्रम आदि। ये जो हैं चारों संयुक्त व्यंजन थे। अब हम बात करते हैं हलंत की। हलंत का मतलब होता है हल है जिसके अंत में। हल का मतलब जो आपने देखा होगा, कई हम हिंदी में ऐसे शब्द प्रयुक्त करते हैं जिनके नीचे हम पैर में छोटी सी तिरछी रेखा लगाते हैं, इसे ही हलंत कहते हैं। हलंत का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जिस व्यंजन को हमने स्वर के बिना शो करना होता है कि इसमें स्वर की आवाज़ नहीं है, तो उसको हम हलंत लिखकर उसके नीचे हम हलंत लगाकर यह बात शो करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हिंदी में हम बहुत से शब्दों को, वर्णों को आधा करके भी लिखते हैं। जैसे मक्खन, मक्खन में क को आधा किया, फिर चक्कर क आधा लिखा, फिर कंपन म आधा लिखा आदि। बहुत से शब्द जो आधे हम लिखते हैं हिंदी में, वो आधे का मतलब है वो बिना स्वर के ही हैं, मतलब वहाँ पे आवाज़ जो व्यंजन की थोड़ी सी आ रही है, उसमें अ का स्वर मिला हुआ नहीं है। और कई जो ऐसे हैं व्यंजन जिनको हम आधा करके लिख ही नहीं सकते, जैसे ट, ह आदि आधा नहीं लिखा जा सकता इन्हें, तो वहाँ पे हमें हलंत का चिन्ह लगाना पड़ता है। जैसे हम लिखें छुट्टी, तो छुट्टी में पहले वाले ट में थोड़ी सी ट की आवाज़ आ रही है, मतलब वह स्वर के बिना है, तो वहाँ पे हमें हलंत लिखकर ये दिखाना होगा। ऐसे मिट्टी,
फिर अद्भुत आदि, ये जितने शब्द हैं जहाँ पे हम स्वर व्यंजन को स्वर रहित शो करना चाहते हैं, स्वर के बिना दिखाना चाहते हैं, वहाँ पे हमें हलंत चिन्ह लगाना पड़ता है। अब है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का मतलब है वर्णों को अलग अलग करके लिखना। किसी शब्द में जितने भी वर्ण आते हैं, अक्षर आते हैं, उनमें स्वरों को और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना, अलग अलग। तो जैसे एक उदाहरण हम यहाँ पे पहले लेते हैं राजा। तो राजा में जितने भी स्वर और व्यंजन हैं, उन सबको जब हम अलग अलग करके लिखेंगे तो वो वर्ण विच्छेद कहलाएगा। जैसे र के साथ किसकी आवाज़ है, किसकी मात्रा है, आ की। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे मात्रा नहीं लिखेंगे, वहाँ पे मात्रा का मूल रूप लिखेंगे, स्वर का मूल रूप लिखेंगे। इसलिए जब हम व्यंजन को स्वर से अलग लिखेंगे करके, तो वहाँ पे हमें हलंत लगाना होगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हम अब स्वर को अलग करके लिख रहे हैं ना, तो हम र के नीचे हलंत लगाएंगे। र हलंत जमा आ की मात्रा है तो आ। उसके बाद जमा ज में फिर हम आ को अलग कर रहे हैं तो ज हलंत जमा आ। अब दूसरी उदाहरण है कैलाश। कैलाश में क के पहले हम कै को लेते हैं ना, तो क में किसका स्वर मिला हुआ है, ए का। तो पहले इन दोनों को हम अलग करते हैं, तो क के नीचे पहले हम हलंत लगाएंगे, क्योंकि हम क को स्वर के बिना कर रहे हैं, तो हलंत लगा दिया। जमा, अब इसमें कौन सा स्वर जुड़ा हुआ था, ए का, ए की मात्रा थी ना, तो हम ए मूल रूप में लिखेंगे। इसके पश्चात ला में ल को अलग किया तो ल हलंत जमा, इसमें कौन सा स्वर जुड़ा हुआ था, आ की मात्रा है तो आ जुड़ा हुआ है, तो हम आ मूल रूप में लिखेंगे, आ। उसके बाद श का मतलब इसमें कोई मात्रा नहीं है, पर श बोलकर देखो, फिर अ की आवाज़ आ रही है ना इसमें। अभी हमने सीखा था शुरू में कि व्यंजन कभी भी स्वरों के बिना बोले ही नहीं जा सकते, और इसमें श के नीचे हलंत भी नहीं है, इसका मतलब श में अ जुड़ा हुआ है, तो हम इनको अलग करके लिखेंगे तो श हलंत जमा अ। और एक उदाहरण और ले लेते हैं, तितली। तो तितली में पहले त जो है, त में किसकी आवाज़ आ रही, ई की, छोटी ई की, जिसको आप बोलते हो। तो आपको ये दिख पहले रही, पर हम पहले हम व्यंजन ही लिखेंगे, व्यंजन के बाद बोलना तो बाद में ई जा रही ना, ति। त पहले बोला तो ई बोला ना हमने, ति। तो त हलंत जमा ई। अब ई छोटी है तो ई छोटी ही वहाँ पे लिखेंगे ओरिजिनल रूप फॉर्म में, मतलब ई हम इमली वाली लिखेंगे। तो त हलंत जमा ई। फिर उसके आगे जमा त। अब त में फिर कोई हलंत नहीं है नीचे, इट मीन्स यहाँ पे स्वर जुड़ा हुआ है व्यंजन में, कोई मात्रा नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे अ जुड़ा हुआ है, तो त हलंत जमा अ। और लास्ट में आए ली, तो अब जमा ल हलंत जमा ई। अब ई बड़ी वाली है तो ई बड़ी लिखेंगे, एंड सो ऑन। अब बाकी के जो वर्ण हैं उनका अभ्यास आप खुद करेंगे। अंत में कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनमें आपकी फिर कोई गलतियाँ हो जाती हैं, जैसे ड ढ, ड़ और ढ। ये आप कई जो स्टूडेंट्स हैं इनको एक ही समझते हैं, क्योंकि ये सब एक ही हैं, ऐसा नहीं है। जैसे हम ड और ढ को पहले लेते हैं। ड का मतलब होता है जैसे डमरू, डर, फिर और ड से क्या होता है, डरपोक। तो यहाँ पे हम ड का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, इसमें नीचे बिंदी नहीं लगा रहे हैं। इसके विपरीत यदि हम नीचे बिंदी लगा देंगे तो वो कौन से शब्द हैं, जैसे पेड़ और बड़ा आदि। तो पेड़ लिखते समय यदि हम नीचे बिंदी नहीं लगाएंगे तो पेड़ बन जाएगा। ऐसी बड़ा, हमें लिखना है कि बड़ा भाई, तो बड़ा लिखना है तो नीचे हम बिंदी नहीं लगाएंगे तो बड़ा भाई, बड़ा भाई नहीं है, बड़ा भाई है। तो ये दोनों में अंतर है। ऐसे ऊपर हमने जब वो किया था डर और डरपोक, अब नीचे गलती से भी बिंदी लगा दी तो अड़पोक, वो बोला भी नहीं जा रहा हमसे, क्योंकि जो अड़ है ये कभी भी किसी शब्द के शुरू में आ ही नहीं सकता। अब दूसरे दो और जो शब्द वर्ण हैं, ड ढ और अढ़। ढ कौन सा होता है, जैसे ढेर, ढक्कन, ढोल। तो ये ड और ढ दोनों के उच्चारण में आपको अंतर पता ही है। तो ढोल लिखना है, ढक्कन लिखना है, ढक्कन नहीं, ड नहीं है, ढ है तो ढक्कन है। ढोल है, डोल नहीं है, ढोल है। तो ये है बिना बिंदी के, इनके नीचे हम बिंदी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो ढोल ढक्कन बन रहा है। इसके साथ यदि हम बिंदी वाला जो ढ़ है, जैसे पढ़ा, पढ़, बूढ़ा, तो इनमें हम अढ़ लिखते हैं, नीचे बिंदी भी लगती है। अब मैं यहाँ पे दो शब्दों में आपको कंपैरिजन करके दिखाती हूँ। जैसे बड़ा नहीं, पढ़ा और पढ़ा। पढ़ा मतलब पड़ा हुआ है,
मेरा जो सामान वहाँ पड़ा हुआ है, मतलब लाइंग ओवर देयर, तो पड़ा, वहाँ पे अड़ के नीचे बिंदी भी है तो पड़ा, है ना। यदि हम पढ़ा लिखना है तो नीचे बिंदी जो है पढ़ा में और पढ़ा में, उसका में क्या है, मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने ये पाठ पढ़ा है, पढ़ा, तो वहाँ पे ढ और बिंदी आएगी, ठीक है। ड और ढ़ में मैंने अंतर बताया आपको। ऐसे बूढ़ा, तो यहाँ पे बिंदी नीचे आएगी, बूढ़ा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो नहीं, आगे बढ़ो, वहाँ पे ढ़ आएगा, बढ़ो वहाँ पे ढ़ के साथ नीचे बिंदी आएगी। तो इन जो मैंने आपको कुछ शब्द बताए हैं, इनको आप किसी भी पुस्तक से भी इनको जब आप पढ़ेंगे, अब एक अभ्यास किया करें प्रतिदिन, एक गद्यांश, एक पैराग्राफ पढ़ने का हिंदी का, तो आप नए नए इस प्रकार के जो शब्द हैं उनका उच्चारण, उनकी वर्तनी सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। बाय बाय, टेक केयर।